हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका। मैं अब आपको कराने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके कल मैप में क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो देख रहे हैं अमृतसर, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो है अमृतसर में, पंजाब में। तो आप ध्यान लगाना है ऐसे कि कैसे हमें इसको भरना है। तो जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको पेपर में देगा, ऑप्शन देगा, बस हमें नाम लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। चंपारण में क्या हुआ था भाई? चंपारण में गांधी जी ने किया था सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण जिला ये रहा। तो बी नंबर का ऑप्शन है। अच्छा, ए नंबर का ऑप्शन क्या है? ये रहा मद्रास। मद्रास में क्या हुआ था? 1920 में कांग्रेस अधिवेशन। तो ये तीन क्वेश्चन कल इम्पॉर्टेंट है मैप के लिए। मैं भी आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नागपुर। देखिए नागपुर कहाँ पर है? नागपुर में भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और चंपारण आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चंपारण मैंने आपको अभी बताया था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुके हैं कि सिक्किम कहाँ है? तो देखिए नेपाल के बाद भूटान से पहले यहाँ सिक्किम है, ठीक है। और आप मणिपुर देख लीजिए कहाँ पर है? बांग्लादेश ये रहा, ठीक है ना। जैसे भारत की आकृति का है, ये रहा एक बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? देखिए ये सबसे लास्ट में जो बांग्लादेश के नीचे है, मतलब बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये है उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी हो गया। अरब सागर इस तरफ है। देखो गोवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। महाराष्ट्र के जो बीच में या थोड़ा सा ऊपर होता है वहाँ मुंबई होता है, लेकिन लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। तो ये वाला भी एक मैप है जो पेपर में आते हैं। और मैप मैं आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाल मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है? लाल मिट्टी जो होती है ना, देखिए ये ना पुरानी रवेदार चट्टान के अवक्षेप अवक्षेप अवक्षय अवक्षय के कारण होता है। तो ये बनती कैसे है? मतलब रोएदार चट्टानों से बनते हैं। आप इतना ध्यान रखिए, पुरानी वो भी, ठीक है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है ना, इसका निर्माण दक्कन और लावा, देखो लावा, आपने देखा होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो जम जाता है, काला हो जाता है, उसी से काली मिट्टी बनती है। इसका रंग काला होता है। यह उत्तरी पश्चिमी दक्कन पठार में पाई जाती है, ये याद कर लेना आप। अगला पॉइंट, यह मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना। जो देखो एक बात और है, यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। कौन सी वाली? काली मिट्टी। देखो आप कैसे पहचानोगे काली मिट्टी उपजाऊ होती है? आपने कभी खेतों में देखा है उसमें आग लगा देते हैं जब पूरी फसल उग जाती है? तो काली मिट्टी जो होती है ना, वो मतलब उपजाऊ होती है। क्योंकि देखो फसल आग लगाने का मतलब ही होता है कि जो उससे राख बनेगी ना, वो राख उपजाऊ ही होती है। तो मतलब काली मिट्टी उपजाऊ है भाई, ठीक है। आगे देखो काली मिट्टी से हम क्या क्या उगा सकते हैं? हम कपास उगा सकते हैं और गन्ने उगा सकते हैं, ठीक है। और जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी देखो ये पुरानी रवेदार होती है, लाल रंग की होती है, दक्कन के पठार के दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन जब इसको अच्छे से सिंचाई कर दोगे ना, पानी दे दोगे, तो ये बहुत अच्छी उत्पादन को भी देती है। यह मिट्टी जो होती है वो चावल और बाजरे आदि को उगाने में काम आती है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या होता है। देखिए नवीकरण संसाधन क्या है और उनके नवीकरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ध्यान देना आप थोड़ा इस पर। नवीकरण संसाधन वे संसाधन है जो बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ये पुनः उत्पादित हो सकते हैं। जैसे देखो सूर्य का प्रकाश है, अगर आ रहा है सूर्य का प्रकाश तो वो ख़त्म नहीं होता, वो दोबारा हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वो ख़त्म कभी नहीं होता, आया फिर वापस भी आ सकता है। तो सूर्य का प्रकाश है, ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हो गया नवीकरण संसाधन, जिसको बनने में कोई समय नहीं लगता, वो तुरंत भी बन सकता है। लेकिन जो अनवीकरण संसाधन होता है ठीक उसका उल्टा होता है, जिसको बनने में लाखों साल भी लग सकते हैं, करोड़ों साल भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोयला और पेट्रोलियम, याद हो गया। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को देखो, जैव और अजैव संसाधन क्या है और उसके दो दो उदाहरण देने हैं। देखिए जैव संसाधन क्या होते हैं? वे वे सभी संसाधन जिन्हें जीव मंडल में पर्याप्त प्राप्त किया जाता है तथा जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहे जाते हैं। देखो जैसे कि जिसमें ज़िंदगी हो, जैसे बताइए पेड़ पौधे में ज़िंदगी होती है, हाँ। तो पेड़ पौधे जीव जिंदा होते हैं, तो ये क्या हो गया? जैव संसाधन। अजैव ठीक उसका उल्टा है, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं वो अजैव संसाधन कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, भूमि,
जल नवीकरण, ठीक है ना, मतलब भूमि, पानी, ऐसे इत्यादि इत्यादि इसके अंदर आंसर आ जाएंगे। लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। बस इसके यही उपयोग। अब खादर बंगर में अंतर अगर पेपर में आए तो आप आराम से लिख लोगे। देखिए अगर आपको चाहिए खादर और बांगर तो ठीक है, फिर मैं आपको ना मतलब पोस्ट होता है, पोस्ट भेजता हूँ, तो उस पर मैं आपको खादर बांगर में अंतर अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, नदी पर बांधों का निर्माण पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। अब देखो नदी पर अगर हम बांध बनाते हैं ना तो पर्यावरण को खराब करता है, इस कथन की पुष्टि करिए और तर्क दीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए कई तथ्यों से यह सिद्ध हो गया है कि बांध के निर्माण ने, विशेषकर बड़ी नदियों पर बांध का निर्माण पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। देखो अगर हम बांध बनाते हैं तो पर्यावरण तो भाई दूषित होगा, क्योंकि मलबा ये सब तो इस्तेमाल होता है उसके अंदर। तो उसके बोला है तर्क कि देखो निम्न तर्क दिए जाते हैं इसके लिए। पहला तर्क है, क्या है, बाढ़ के मैदान गाद या खादर से वंचित हो गए हैं, जिससे मृदा की उर्वरता जो होती है ना उसकी शक्ति प्रभाव, देखो पर प्रभाव पड़ता है। मतलब आप सीधा सीधा समझ लो। देखो जब भी ना हम पानी को रोकते हैं बांध के द्वारा, तो जो मिट्टी होती है ना वहाँ की वो ख़राब हो जाती है केवल बांध के कारण। तो आपको समझ में आया ये पॉइंट क्या कह रहा है। थोड़े से पॉइंट कुछ इसके बगल में लिखे हैं, आइए ध्यान देते हैं। ये भी इसी के पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, नदी के ऊपर बने बांध से अवसाद एकत्रित हो गया है, जिससे उनके प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मतलब भाई जैसे आप पानी को अगर इकट्ठा करते रहोगे, ठीक है ना, पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है उस पर, और पानी इकट्ठा होने के कारण धीरे धीरे अवसाद जो होता है ना, अवसाद एकत्रित हो गया है। अवसाद मतलब मान लो आप मिट्टी, कचरा, इन सबको एकत्रित करना, ठीक है ना, तो वो इकट्ठा हो गया है वहाँ पर, जिसके कारण बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर भी और मिट्टी पर भी। अगला, जलाशय के तल पर अधिक अवसाद जमा होता है, जिसके कारण जलचर जीव भी प्रभावित होते हैं। देख लो भाई मछलियाँ ये सब भी तो मर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप कुछ ही याद करो, अब सारा मत याद करना। एक लास्ट का पॉइंट सुन लो बस, जलाशय में वनस्पति और मृदा जम जाती है। देखो पेड़ पौधे, टूटे फूटे पेड़ पौधे, ठीक है, और वनस्पति, बहुत सारे जंगल के झाड़ियाँ, ये सब आकर के मृदा पर जम जाती है और मृदा की उर्वरता क्षमता को खराब कर देती हैं। क्या इतना समझ में आया। तो देखिए पेपर में अगर ये भी क्वेश्चन आए ना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यहाँ पे आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, दिख रहा है आपको बहुउद्देशीय नदी परियोजना, तो ये भी बांध ही है। कल पेपर में आपको दिख सकता है ये, है ना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के क्या महत्व है, तो देखिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, वन रोपण, अगर हम ये सब कार्य करते हैं ना तो इससे ना, देखिए मतलब सॉरी माफ़ करना, ये जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है अगर हमने ये अपनाया है, ठीक है, तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। पहला सिंचाई हम अच्छे से कर सकते हैं। भाई देखो बांध अगर आप लगा रहे हो तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो जो पीछे के एरिया है ना जहाँ पे पानी रुका हुआ है, वहाँ के एरिया को पूरा पानी मिलता रहेगा, क्योंकि पानी रुका हुआ है ना नदी का, तो सिंचाई आराम से हो जाएगी। बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा आराम से, बाढ़ जो आता था पानी बहते बहते या पानी रुक गया तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी जहाँ पहले बाढ़ आती थी। वन रोपण की सुविधा, देखो अब भाई अगर आपने बांध को रोक लिया है ना तो यहाँ पर जो जगह बच गई वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। आगे, जल से विद्युत, देखो जल विद्युत मतलब आप जल से करंट भी बना सकते हो, बांध से करंट भी बनते हैं। तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो मुझे कराने थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। राधे राधे।